बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई एम मुरीदा इशरत अली एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री के लिए। मैं आज प्रॉपर सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ सेकेंड ईयर के लिए। तो सबसे पहले मैं तमाम लोगों को, क्योंकि मेरे रमज़ान के बाद जो है वो अब वीडियो जाएगी, तो उन तमाम लोगों को मैं ईद मुबारक कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत जो मुझे देख रहे हैं। और आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूँगी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की, वो किस तरह से डिवाइड की गई है। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि हमें जो है ये जो केमिस्ट्री है वो कितनी, मतलब ये केमिस्ट्री जो सेकेंड ईयर की स्पेशली वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स टफ़ होती है और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री थोड़ी टफ़ होती है। तो अगर आप लोग शुरू से नहीं इसको पढ़ेंगे या शुरू से साथ साथ इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए एंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है ये केमिस्ट्री। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगी कि किस तरह से हमारे जो है वो सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, जो किस तरह से सेक्शन बने हुए हैं, और फिर हम अपना पहला आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ अपने साथ नोटबुक और एक पेंसिल या पेन लेके बैठिए, क्योंकि जब आप अपने लेक्चर्स खुद नोट करते हैं तो उससे बेहतरीन आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं होती जब वो चीज़ आप खुद नोट करते हैं या खुद लिखते हैं समझ के। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। आज मैंने आपसे जैसे कहा था कि इंट्रोडक्शन हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि इंट्रोडक्शन किस तरह से केमिस्ट्री का, और हम उसमें किस तरह से सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो है वो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड है और टोटल उसमें 11 चैप्टर्स हैं। यानी कि हमारे पास 2 पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड है, एक पार्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और एक पार्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो 1 to 5, यानी कि चैप्टर शुरू के जो है वो 1 से लेके 5 तक वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स आते हैं वो हमारे पास 6 to 9 हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 10 है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का है तो उसमें हमारे पास वो जो है वो थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है, या बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा आपको इंट्रो के तौर पे वो पढ़ाया गया है, इसलिए वो पढ़ाया गया चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 11 जो है वो उसमें फर्टिलाइजर्स, पेंट्स और ये क्लोथ्स वगैरह का मतलब किस तरह से टेक्सटाइल की तरफ जा रहे हैं, तो वो चैप्टर हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसमें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था टोटल हमारा इंट्रो का हमारी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की वो किस तरह से डिवाइड है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और अब हम जो अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, यानी कि मैं आप लोगों को जो शुरू करवाऊंगी वो सबसे पहले मैं जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ या पीरियोडिक टेबल को बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, और उसके बारे में थोड़ा सा ओल्ड कॉन्सेप्ट से कौन से साइंटिस्ट थे और किस तरह से वो टेबल बनाया गया था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने जी। तो जैसा आप लिखे हुए देख रहे हैं हमारे पास कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर का नेम है। ठीक है, अब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे जहन में सवाल होने चाहिए उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, जैसे पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये हिस्ट्री से पहले हमारे जहन में सवाल आना चाहिए कि ये पीरियोडिक टेबल हमने बनाया ही क्यों, मतलब हमें क्या ज़रूरत पेश आई कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें और उनको एक प्रॉपर टेबल की सूरत दें, और फिर हम उससे अलग अलग क्यों नहीं रख सकते। मतलब जैसे वो जब डिस्कवर हुए थे एलिमेंट्स कोई भी, तो वो मतलब डिस्कवर होते जा रहे थे, तो हमें क्या नीड पेश आई, यानी कि हमें क्या ज़रूरत पेश आई कि हम जो है उसको क्लासीफाई करें। तो इसका जवाब ये सवाल, इस तरह के सवाल आपके जहन में होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा वार्म अप कर दिया, मतलब आपको मैंने एक सवाल दे दिया है, तो आप इसके बारे में सोचें और 5 सेकंड के लिए मेरी वीडियो पॉज करें और खुद से इसका जवाब सोचें कि हमें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई। ठीक है, और अब मैं इसका जवाब आप लोगों को दे देती हूँ कि देखिए, जैसे किसी भी चीज़ को हम क्लासीफाई करके जब हम उसको ग्रुप बना के पढ़ते हैं या हम उसको एक कैटेगरी बना के पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ आसान हो जाती है पढ़ने में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि एक जैसे प्लांट्स में ले लें, अब हमारे पास डिफरेंट तरह के फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं, मतलब कोई फ्रूट्स दे रहे हैं हमें, कोई हमें जो है वो फ्लावर्स दे रहे हैं, कोई हमें कुछ दे रहा है, मतलब बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो
अब उन प्लांट्स के हमने उन प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो हम जैसे एक फैमिली में हमने उसको रख लिया कि ये जो है वो ये फ्लावर्स देने वाली प्लांट्स की फैमिली है, ये जो है हमारे पास फ्रूट्स देने वाले प्लांट्स की फैमिली है। तो इस तरह से हमने उनको कैटेगराइज करके हमने अपने लिए इसको आसान बनाया कि अब हमें पता होगा कि फला नाम अगर हम ले रहे हैं, यानी कि जैसे मैंगो ट्री हम ले रहे हैं तो हमें पता होगा कि वो फ्रूट देने वाला प्लांट है, ठीक है। अगर रोज़ का नाम ले रहे हैं हम तो हमें पता होगा कि ये फ्लावर देने वाला है, यानी कि ये रोज़ फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि इसमें रोज़ या खुशबू वाले फ्लावर्स होंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह हम अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के घर हम किसी की शादी होती है और हम मतलब एक इनविटेशन देने के लिए जो उनकी पूरी लिस्ट बनती है कि हम किस किस को बुलाएंगे, किस किस को नहीं, तो जो जब हम इसको किसी को इनविटेशन कार्ड देने जाते हैं तो हम उस एक फैमिली के नाम पे और विद फैमिली लिख के उस कार्ड को देते हैं या किसी को इनवाइट करते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, मतलब उस फैमिली में ज़रूर एक ही इंसान तो नहीं होगा, ज़ाहिर फैमिली है तो फैमिली में 4 से 5 लोग तो लाजमी होंगे या 3 तो होंगे। तो वो जो है वो फैमिली को हम इस तरह से जो है बुलाते हैं और हम कैटेगराइज करते हैं, जबकि हमें पता होता है हमने काउंट में वो सारे ही लोग लिए होते हैं। जैसे अगर 5 लोग हैं किसी की फैमिली में तो हमने उन 5 को काउंट किया हुआ है, लेकिन हम कार्ड जो है वो एक ही मेंबर के नाम पे या इनविटेशन को एक ही मेंबर के नाम पे जाएगा। तो इसी तरह से जब हमारे पास एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके थे वो इतने ज़्यादा हो गए थे, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं हुए थे उस वक्त तो, लेकिन फिर भी उनको अलग अलग पढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था। यानी कि फॉर एक ही फैमिली का अगर एक ही फैमिली के पास मतलब जैसे एक ही फैमिली से जो है वो एलिमेंट्स हैं अगर, तो उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, उनकी कोई बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेम होंगी, तो उनको अलग अलग याद करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो इसी लिए जो है एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट सोचा, मतलब इसके बारे में सोचा कि हमें क्यों ना ये जो है एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करनी चाहिए उनकी, या हमें जो है वो उनको कैटेगराइज करना चाहिए ताकि हम अपने लिए या उसको आसानी के साथ हम पढ़ सकें। तो जो हमारे पास पहले केमिस्ट थे, यानी कि जो साइंटिस्ट थे, वो हमारे पास थे डोबेरिनियन, वोल्फगैंग डोबेरिनियन। ताकि मेरे पास बोर्ड पे थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो सके। केमिस्ट थे या पहले साइंटिस्ट थे वो थे वोल्फगैंग डोबेरिनियन, एक जर्मन केमिस्ट। ये जर्मन केमिस्ट थे और सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल का नहीं मैं कहूँगी, यानी कि लेकिन सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था क्लासीफाई करने का और एलिमेंट को ग्रुप की फॉर्म देने का, तो वो इन्हीं को सबसे पहले ये थॉट आया था। मेरे पास था 1817 से लेके 1829 तक, ठीक है। और इन्होंने जो है ये जो साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे, इन्होंने एक अपनी लॉ दी थी जिसका नाम था लॉ ऑफ ट्राइड्स। इनकी जो लॉ थी उसका नाम था लॉ ऑफ ट्राइड्स। इन्होंने जो है ट्राइड्स मतलब ट्राइड्स के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कोई 3 का वर्ड, मतलब 3 कोई चीज़ इसमें यूज़ होने वाली है। तो इन्होंने जो अपनी लॉ थी वो क्या दी थी कि इन्होंने ये कहा था कि जो हमारे पास जितने भी डिस्कवर हो चुके एलिमेंट्स, उन्होंने उसके पेयर बना दिए थे, पेयर नहीं कहूँगी मैं, सॉरी, ग्रुप बना दिए थे, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे। और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो पहला और तीसरे का जो हमारे पास उनके जो एटॉमिक वेट का मीन आएगा, उनके एटॉमिक मासेस का जो मीन होगा, तो वो हमारे पास मिडिल वाले का वही एटॉमिक वेट होगा, यानी कि वही एटॉमिक मास होगा और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, वो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड की होंगी, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से जो है हर ट्राइड अपना बनाया था, उन सब ने यही अपनी लॉ पेश की थी कि हमारे पास फर्स्ट और थर्ड का जो भी मीन आएगा एटॉमिक वेट का, वो ही हमारे पास मिडिल वाले का होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी जो फर्स्ट और थर्ड की होंगी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बात को किस तरह बताया कि जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि हमारे पास जो ए है, इसका अगर हम फॉर सपोज
एटॉमिक वेट करें 1 और इस वाले का हम करें 3, ठीक है, सी का हम करें 3 और हम इनका मीन निकाल लें, यानी कि हम इनका 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 करें और हमारे पास आंसर आएगा क्या 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 × 4 और ये हमारे पास आंसर आ गया 2। तो ये जो हमारे पास 2 आया है ये हमारे पास मिडिल वाले का एटॉमिक वेट है, ठीक है। और इनकी जो ए की और जो सी की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वही हमारे पास बी की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो अब और इसी तरह से उन्होंने जितने भी ट्राइड्स बनाए थे उन सब में यही कहा था, ठीक है, कि जी ई और जी का जो भी एटॉमिक वेट का मीन होगा वही एफ का हमारे पास एटॉमिक वेट होगा और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। और इसी तरह से यहाँ पे भी सेम होगा कि जो इनका एटॉमिक वेट का मीन आएगा वही हमारे पास आई का एटॉमिक वेट होगा। एक ही बात होती है एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, ठीक है। अब हम इनकी स्टेटमेंट देखते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट किस तरह से दी थी। तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में हमने कहा था, अब स्टेटमेंट तो बहुत आसान हो गई, आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कि द एटॉमिक वेट यानी कि मासेस and physical properties of the middle element in each stride has the mean of other two elements. ये इनकी स्टेटमेंट थी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे कॉपी डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप लोग को रूम को ज़्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाए और जहन में भी रहे, ठीक है। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। अब हम इनकी जितने एग्जाम्पल्स के इन्होंने किन किन एलिमेंट्स के उस वक्त किन किन एलिमेंट्स के इन्होंने ट्राइड्स बनाए थे और किस तरह से हमें मतलब प्रूफ किया था अपनी बात को कि जो अदर टू एलिमेंट्स हैं उन्हीं का जो मीन होगा वो मिडिल एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वही होंगी और एटॉमिक वेट भी उनका वही होगा, ठीक है। तो देखते हैं उनकी एग्जाम्पल्स से। तो ये आप लोग कॉपी डाउन कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल इनके ट्राइड्स इन्होंने किन उस वक्त जो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे किस तरह से उनके ट्राइड दी थे। अच्छा मज़े की बात ये थी कि उस वक्त भी अपनी बात को मतलब कि हर जो जितने उस वक्त एलिमेंट डिस्कवर हुए थे सब पर अप्लाई नहीं कर सके थे। शुरू के कुछ ही एलिमेंट्स थे जिस पर इनकी बात जो है वो अप्लाई हो रही थी, बाकी जो है वो इनकी बात हर एलिमेंट्स के लिए जो है हर ट्राइब के लिए फुलफिल नहीं थी इनकी बात, ठीक है। तो किन किन एलिमेंट्स के लिए इन्होंने ट्राइड्स दिए थे तो हम देखते हैं। उन्होंने दिया था एक ट्राइड लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम के लिए दिया था, ठीक है। एक ट्राइड दिया था इनका। एक इनका था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, एक इसमें दिया था। और एक जो है वो दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एक ये ट्राई दिया था, ठीक है। अच्छा कुछ उसमें आता है कि एक और भी मतलब 4 ट्राइड्स दिए थे इन्होंने, बट ज़्यादातर बुक्स में हमारे पास ये 3 ही ट्राइड्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 9 एलिमेंट्स पे इनकी बात जो है वो फुलफिल हो रही थी। इसके अलावा इनसे हट के जो है कोई एलिमेंट था तो उस पर इनकी लॉ जो है वो फुलफिल नहीं हो रही थी।
तो हम देखते थे किस, अभी आप ट्राइड देख रहे हैं, 3 ट्राइड्स हैं हमारे पास, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम के, कैल्शियम सॉल्यूशन मीडियम के एंड क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन के, ठीक है। तो अब हम इनकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला इनका ट्राइड था, पहले ही ट्राइड हम ले लेते हैं इनका, वो था हमारे पास लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। अब हमारे पास लिथियम के एटॉमिक में मास आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, कम से कम छोटी तो याद ही होनी चाहिए जैसे, तो हमारे पास 7 होता है, ठीक है। और हमारे पास जो पोटेशियम का होता है वो हमारे पास 39 होता है। अब इनकी लॉ के मुताबिक इन्होंने ये कहा था कि इन दोनों के एटॉमिक मासेस का जो मीन होगा वो हमारे पास मिडिल एटम का एटॉमिक मास होगा, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वही हमारे पास मिडिल एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो हमारे पास इसका देख लेते हैं, इसका हमारे पास आता है शायद 2.99 अकॉर्डिंग टू क्लोरिक टेबल जो है कि वो ये था। तो अब इन्होंने देखते हैं क्या कहा था, इन्होंने कहा था अब यही आंसर आना चाहिए आपका इन दोनों को भी देखते हैं। तो हम मीन निकाल लेंगे, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, उससे आपका आंसर आएगा अगर आप कैलकुलेटर से करें तो 23। तो इनकी ये बात यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि हमारे पास जो सोडियम का इन्होंने कहा था कि जो जो टॉपिक रेट होगा वो इन दोनों का मीन से आएगा, तो इन दोनों के मीन से देखें, इन दोनों के टॉपिक मास के मीन से हमारे पास 23 आया, जो कि सोडियम का भी एटॉमिक मास है, और इनकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो हमारे पास सोडियम की प्रॉपर्टीज होंगी। तो उनकी ये बात यहाँ तक तो ठीक थी कि सोडियम की प्रॉपर्टीज़ भी मैच करी थी इनसे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, और हमारे पास जो एटॉमिक मासेस थे वो भी हमारे पास इन दोनों का मीन से ही सोडियम का एटॉमिक मास आया था। तो ये जो ट्राइड था ये इनकी बात फुलफिल कर रहा था। इसके अलावा जो बाकी के 2 ट्राइड्स भी मैंने बनाए थे वो भी आप उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं जाके, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली यानी कि बहुत नियरली इनकी बात को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है वो अब इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आ जाते हैं, यानी कि मेरिट्स का मतलब एडवांटेजेस, इनके क्या एडवांटेजेस हैं लॉ के, और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा जी, तो हम करते हैं सबसे पहले मेरिट्स की बात या एडवांटेज। तो हम इनमें एडवांटेज की बात करते हैं अगर, तो यही वो पहले केमिस्ट थे या पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि इन्होंने सबसे पहली बार सोचा था कि हमें एलिमेंट्स को जो है वो कैटेगराइज करना चाहिए, ग्रुपिंग करनी चाहिए एलिमेंट्स की, ताकि हम उनको अपने लिए आसानी से पढ़ सकें, या जो भी उस पर डिस्कवरी मतलब जितने भी डिस्कवर होते जा रहे हैं एलिमेंट्स, तो वो हम जो है एक कैटेगरी में एक मतलब आसानी के साथ उसको पढ़ सकें, जो आगे आने वाली मतलब जो भी उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इनकी एक सबसे पहली तो बात ये इनका एक मेरिट था, इन्होंने ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्या था ग्रुपिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया था, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ। इन्होंने ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने इनकी जो दूसरी बात थी क्या, वो प्रॉपर्टीज आर सेम, बोथ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इन्होंने कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी, तो वो भी इनकी बात जो है वो सही थी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज
tried. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सेम आ रही थी, हर जो भी इन्होंने ट्राई किया था उन सब तमाम की मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम आ रही थी। अब ये हमारे पास इनके एडवांटेजेस हो गए थे, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जब कोई काम शुरू करता है या उसको किसी काम का आइडिया आता है तो वो उसमें परफेक्ट नहीं होता। डेफिनेटली पहले आइडिया आता है और फिर वो आइडिया जब हम किसी और को देते हैं तो वो उसको और बेहतर तरीके से करता है। तो किसी भी इंसान में, जैसे मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है, तो मतलब मैंने जैसे वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं तो मैं जानती हूँ कि मेरे काम में वो परफेक्शन नहीं आएगी, अभी वक्त के साथ साथ आएगी, या मैं सीखती जाऊँगी अपनी उससे। तो इसी तरह हर इंसान के लिए, हर इंसान के साथ भी यही होता है कि वो कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करता है और वो आगे इम्प्रूव करता है। लेकिन इन्होंने ये बहुत बड़ी, मतलब इन्होंने बहुत अच्छी सोच थी, इनकी वजह से जो है और लोगों ने इस पर काम किया और आज हमारे सामने पीरियोडिक टेबल जो है वो एक कंप्लीट उसमें और हमारे लिए आसान चीज़ एक सामने आई, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था और ये कारवां फिर आगे चलता गया, दूसरे साइंटिस्ट आए और बहुत सारे साइंटिस्ट ने और डिस्कवरीज की और उन्होंने पीरियोडिक टेबल को आसान बनाते गए और अब जो है पीरियोडिक टेबल एक हमारे पास कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके पीछे यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था और इसके अलावा भी जो है और इससे पिछले भी यकीनन साइंटिस्ट होंगे और उन्होंने भी जो है अपनी डिस्कवरीज दी होंगी। तो अब इनके डिसएडवांटेज यानी कि इनके डीमेरिट्स हम पढ़ते हैं कि इनका ये डीमेरिट क्या है। डीमेरिट और डिसएडवांटेज, ठीक है, वो क्या था उनका? तो वो हमारे पास सबसे पहले तो यही था, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि अपनी ही बात को तमाम एलिमेंट्स पे जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो he could find only 3 to 4 traits, ठीक है। So this system of classification was not useful, ठीक है। तो ये इनका डीमेरिट था। He could find only 3 or 4 traits. So this system of classification was not useful, ठीक है। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो वही फेल हो गई थी या वो हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आ सकी थी आगे। बस उन्होंने एक अच्छी बात ये की थी कि उन्होंने ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया था हमें, कि जो आगे साइंटिस्ट थे उन्होंने मज़ीद उसको और ज़्यादा गहराई में जाके सोचा और फिर जो है वो न्यू रिसर्च अपनी पेश की और जब उसके फ़ौरन बाद इनकी लॉ जो है वो उसको फेल कर दिया गया था और इसकी वजह से ये जो है वो यहीं पे इनका जो काम था बस वो ख़त्म हो गया था कि इन्होंने इनकी अपनी ही बात जो है ये अपने सारे एलिमेंट्स को अप्लाई नहीं कर सकते, सबके प्राइड्स नहीं दे सके थे और ना सबके जो है उसमें इनकी बात फुलफिल हो रही थी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसके बाद मुझे पता है कि जितने भी लेक्चर कभी भी डोबी यूनिट पे इतने डिटेलिंग नहीं हुए होंगे क्योंकि ये बहुत रैंडम हम पढ़ाते हुए चले जाते हैं टीचर्स कोचिंग वगैरह में, लेकिन मैंने आप लोगों को शुरू से इनके बारे में इसलिए बताया कि ताकि आप लोगों को एक तो ये कभी आप भूलेंगे नहीं और MCQs वगैरह के लिए इसमें जितनी बातें कवर होनी थी वो सब इस लेक्चर में इंशाल्लाह हो जाएंगी और हमारे पास जो हिस्ट्री है उसको भी हम इंटरेस्ट से पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जो इनके बाद आए और उन्होंने अपनी कौन सी क्लासिफिकेशन से जो है वो हमें बताया कि हम जो है वो इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर कर सकें। जी, तो डोबी लीनियर के बाद हमारे पास जो न्यू
केमिस्ट आए वो हमारे पास, उनका नाम था जॉन न्यूलैंड, ठीक है। इनका जो काम था वो डोमिनियन के बाद इन्होंने जो है वो पीरियोडिक टेबल पे बड़ी अपनी रिसर्च की है, और उसके बाद इन्होंने एक लॉ पेश की थी, और ये इनका ताल्लुक़ जो था वो इंग्लैंड से था, ठीक है। और ये इंग्लिश केमिस्ट थे, और इनका टाइम पीरियड भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 1865 इनका टाइम पीरियड था। और इन्होंने जब डोमिनियन की लॉ फेल हो गई थी तो इन्होंने अपनी एक लॉ दी थी जिसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छा, वर्ड ऑक्टेव जो है वो थोड़ा सा ऑक्टागोन, जैसे कोई 8 कॉर्नर, कोई 8 साइड, कुछ इससे निकल रहा है, और ये बिल्कुल सही भी बात है कि लॉ ऑफ जो वर्ड ऑक्टेव है वो बेसिकली एक म्यूज़िक धुन है, कह रहे हैं मतलब कि म्यूज़िक टून है। अगर दुनिया में कहीं भी कोई म्यूज़िक होता है या फिर म्यूज़िक के जो कहना चाहिए सुर होते हैं ना, वो जो 8वां सुर होता है ना म्यूज़िक का, वो रिपीटेशन होता है पहले की। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम मतलब उर्दू में अगर हम सुरों की बात करें, तो जैसे हमारे पास एक धुन है या सुर कह रहे हैं उसको, सा, ठीक है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, अगर मेरा हाथ नहीं जा रहा था तो बड़ा अजीब सा नी बना है, तो नी। और दोबारा से जो उसका जो अब ये आप काउंट कर सकते हैं अपने, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 सुर हैं हमारे पास, और 8वां जो होगा वो रिपीटेशन होगा पहले की, यानी कि जो 8वां सुर होगा वो भी हमारे पास सा होगा, ठीक है। रिपीटेशन होगा पहले की, जैसे कि अगर मैं इसको फ्लो में बोलूँ तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा जो होगा वो 8वां सुर है, और 8वां सुर जो होगा वो रिपीटेशन होगा वो पहले की। तो इनकी लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कुछ इसी तरह की थी कि इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास 8 एलिमेंट आएगा कोई भी, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, यानी कि वो सेम टू सेम वो जो रिजेम्बलेंस रखता होगा वो किससे रखता होगा, पहले से, तो वो रिपीटेशन होगा पहले की। तो उन्होंने अपनी जो है वो लॉ का नाम भी कुछ इसी तरह से दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव एक म्यूज़िक की धुन है, और इन्होंने, मुझे लगता है कि शायद इनको म्यूज़िक पसंद होगा, तो और मैंने पढ़ा भी इनके बारे में विकिपीडिया पे कि शायद इनको मतलब म्यूज़िक में इंटरेस्ट भी था, तो आप लोग भी जाके पढ़ सकते हैं अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हो हिस्ट्री में, तो वहाँ तो इन्होंने इसी तरह से अपनी जो है रिसर्च की, और काफ़ी हद तक इनकी रिसर्च भी ठीक साबित हो रही थी, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट पे ये इम्प्लीमेंट हो रही थी, मतलब तो हम देखते हैं कि किन किन पे हो रही थी। तो ये जो इनकी रिसर्च थी उसके मुताबिक, यहाँ लिख रही हूँ, लिथियम, बेरिलियम और कार्बन। अच्छा, तो मैंने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट थी, या इन्होंने अपनी बात किस तरह से हमें बताई थी, म्यूज़िक की धुन के ज़रिए इन्होंने अपनी जो लॉ थी वो एक्सप्लेन की थी, ठीक है। और इन्होंने ये कहा था कि जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जहाँ से भी हम काउंटिंग स्टार्ट कर दें, जो भी 8th एलिमेंट होगा ना वो रिपीटेशन होगा हमेशा पहले की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो लिथियम, और यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन पे आएगा, और 8th आएगा आपका जो 8th होगा हमारे पास वो आएगा सोडियम पे। तो सोडियम और लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम थी, ठीक है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोथ जो थी वो सेम थी, जो लिथियम की थी वही सोडियम की थी। तो ये बात तो इनकी सही साबित हो रही थी। अगर हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो है हमारे पास एल्यूमिनियम आया है। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ जो है वो बोरॉन के बिल्कुल सेम थी, जो बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ थी वही एल्यूमिनियम की भी थी,
ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी मैंने काउंटिंग ये गलत की है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास आएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के हमारे पास 8 आया, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बेरिलियम की होंगी वही हमारे पास मैग्नीशियम की भी होंगी, सही है। और इसी तरह से अगर हम जहाँ से भी काउंटिंग स्टार्ट करें, जो भी हमारे पास 8th एलिमेंट होगा वो हमारे पास रिपीटेशन होगा फर्स्ट, ठीक है। यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी वही इसकी होगी। तो कहीं बहुत हद तक इनकी बात जो है वो सही साबित हो रही थी, पर अचानक से क्या हुआ कि कैल्शियम के बाद इनकी जो बात थी वो गलत साबित हो गई, ठीक है। और कैल्शियम के बाद जो इन्होंने कहा, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करती हूँ, अभी मैं आपको बताने के बाद फिर मैं बताऊँगी मैच। अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे पास आ रहा था उस वक्त, वो हमारे पास क्या कहते हैं, उस वक्त जो एलिमेंट था तो हमारे पास यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एल्यूमिनियम से रिजेंबल नहीं करी थी। और ये फिर हुआ क्या कि ये इनकी बात जो है वो जब तक इनकी जो लॉ थी वो बिल्कुल सही साबित हो रही थी, लेकिन अचानक से हुआ फिर ये कि हमारे पास आ गई नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई, ठीक है। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो इनकी थ्योरी जो है वो फिर जो इन्होंने बात की थी ऑक्टेव रूल की, वो बिल्कुल गलत साबित होने लगी। यानी कि हमारे पास यहाँ पे नोबल गैसेस आई थी, तो नोबल गैसेस थी हमारे पास जैसे नियॉन, आर्गन वगैरह, मतलब इस तरह से जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई हमारे पास, तो इनकी जो बात थी फिर फ्लोरीन के बाद यानी कि हेलोजन के बाद जो है वो अगला कॉलम उनका नोबल गैसेस का होता है। तो जैसे ही नोबल गैसेस आई तो फिर इनकी जो लॉ थी वो फुलफिल नहीं होने लगी। यानी कि जैसे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जो है वो नियॉन आ गया, और नियॉन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं करती लिथियम से, ठीक है। वो क्योंकि नोबल गैस है और ये जो है वो लिथियम ग्रुप 1 में आता है, तो इनकी जो लॉ थी वो यहाँ पे गलत साबित हो गई। और फिर इसकी वजह से जो इनकी जो थ्योरी थी, यानी कि इन्होंने जो लॉ दी थी उसकी भी जो है वो उसका भी फेलियर हो गया था और उसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया था बाद में। अब हम इनकी जो लॉ है जो इन्होंने कहा था वो हम इनके वर्ड्स में जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी थी उस वक्त, तो वो हम लिखेंगे। और इसके अलावा जो है फिर हम आगे देखते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या थे और इनसे जो है हमें किस चीज़ का आइडिया मिला था। क्योंकि जाहिर है कि मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि कोई भी काम जो है वो पहली दफ़ा में परफेक्ट नहीं होता, और जो है हमें जब आइडियाज़ डिफरेंट मिलते रहते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ हम परफेक्ट बनाते जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, तो इनकी स्टेटमेंट थी कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर मासेस। अच्छा, इससे पहले जो मैंने टेबल लिखा था, जो यहाँ पे टेबल था, वो हमारे पास जो है वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा था, ठीक है। और वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट जा रहे थे उस सबके, यानी कि पहले लिथियम था, फिर बेरिलियम था, फिर बोरॉन था, तो उन सबके एटॉमिक वेट जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे थे लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो इन्होंने स्टेटमेंट भी इसी तरह से दी कि व्हेन द एलिमेंट्स are arranged in increasing order of atomic weights, in increasing order of atomic weight और masses भी कह सकते हैं, ठीक है, atomic weights eighth element, the eighth element resembles the first in physical and chemical properties, resembles
फर्स्ट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये थी इनकी स्टेटमेंट कि इन्होंने क्या कहा, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अच्छा, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बात तो डोबेरिनियन ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही की थी कि उन्होंने भी जब ट्राइड्स बनाए थे तो वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट से ही बनाए हुए थे। मतलब पहले लिथियम रखा था उन्होंने, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम रखा था, तो वो नीचे डाउन द ग्रुप वो भी इंक्रीज़ हो रहे थे। और इन्होंने भी जो अपनी लॉ पेश की थी, तो इन्होंने भी एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में ही रखे थे। ठीक है, और इन्होंने यही कहा था कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स मासेस, तो द एट्थ एलिमेंट, जो भी एट्थ एलिमेंट को यानी जो भी 8वें नंबर पे आएगा वो उनकी जो उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो रिजेंबल करेंगी पहले से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि लिथियम के बाद हम लिथियम तो जैसे पूरा चलते हुए आए, मैं पूरा दोबारा से बना रही हूँ। एंड 8वां ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो भी हमारे पास होगा वो रिलेशन होगा, मतलब वो इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैच करेंगी फर्स्ट से, जो भी पहला होगा। ठीक है, 8वां जो भी नंबर पे आएगा। तो यही हमारे पास लॉ ऑफ म्यूज़िक भी था कि वो सारे गामा पाधा नीचे से मैंने आप लोगों को बताया कि जो 8वां स्वर होता है वो हमेशा पहले का रिपीटेशन होता है। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड ही आपके पास मतलब ये है लॉ कि जो भी म्यूज़िक टून होती है, चाहे वो अंग्रेज़ों की हो, चाहे वो मतलब हमारी हो, कोई किसी की भी हो, तो वो हमारे पास जिसमें 8वां स्वर होता है वो हमारे पास रिपीटेशन होता है हमेशा पहले का। ठीक है, और इन्होंने जो और इस तरह से जो एटॉमिक वेट थे वो भी हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। वो भी हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहे थे एटॉमिक वेट भी, और जो 8th वाले पे था वो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो फर्स्ट से रिजेंबल कर रही थी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर ऐसा क्या हुआ, फिर ये हुआ कि फिर नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हो गया, और नोबेल गैसेस की डिस्कवरी होते ही इनकी लॉ बिल्कुल ही फेल हो गई थी। और वैसे भी इनकी लॉ जो थी वो आगे चल के कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उनके ऊपर जो है वो इस तरह से अप्लाई नहीं हो रही थी। यानी कि जो इन्होंने बात कही थी अपनी कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो रिपीटेशन होगा पहले की, तो वो ऐसा नहीं साबित हो रहा था कैल्शियम के बाद। तो इनकी जो लॉ थी वो एक तो लाइटर एलिमेंट्स के लिए थी, यानी कि जितने भी लाइटर एलिमेंट्स थे उन सब पे अप्लाई हो रही थी, बट जितने भी हैवी मेटल्स यानी कि हैवियर थे वो उस पर अप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो इनकी जो लॉ थी वो कोई 17 एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल थी। इसके अलावा जो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होते गए और नोबेल गैसेस की डिस्कवरी के बाद तो बिल्कुल ही ये फेल हुई। ठीक है, तो हम इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ते हैं दोनों के क्या थे। आई होप आप लोग कॉपी डाउन भी कर रहे होंगे, और मुझे पता है कि इतना डिटेलिंग लेक्चर कोई भी नहीं देता, और अगर देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और वैसे बनता भी नहीं है इतना डिटेलिंग, क्योंकि तो हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री को लोग सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो लेकिन हिस्ट्री को भी कभी कभी इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए, ताकि हमें भी जो है वो क्या पता कि वक्त के मुस्तकबिल के साइंटिस्ट आप में से भी कोई हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप कोई इतने इंटरेस्ट से पढ़े, तो डेफिनेटली इन्हें भी अच्छा लग रहा होगा अभी। तो आप जो है देखते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या थे। अच्छा, एडवांटेजेस इनके थे कि इन्होंने जो था वो पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट दिया था पीरियोडिसिटी का। ठीक है, तो इनका सबसे जो बड़ा कहना चाहिए जो मतलब जो इनकी सक्सेस का भी बाइस हुआ, और जिससे हमें मतलब पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में आया, हमारे नहीं लेकिन और जो आगे आने वाले साइंटिस्ट थे उनके लिए। तो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट वाज रिकग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय न्यूलैंड। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये हमारे अभी मैं आपको बताती हूँ कि पीरियोडिसिटी क्या होती है।
elements was recognized for the first time ठीक है। अच्छा, पीरियोडिसिटी हमारे पास क्या होती है कि पीरियोडिसिटी की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ यानी कि मतलब कि रिपीटेशन की प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिसिटी, रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी इज़ रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। तो मैं आप लोगों को जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, repetition of properties after regular interval यानी कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, यानी कि एक प्रॉपर टाइम के बाद या प्रॉपर उसमें एक प्रॉपर इंटरवल के बाद जो है हमारे पास किसी भी प्रॉपर्टी का रिपीट होना, वो हमारे पास पीरियोडिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, मतलब कि हमारे पास अगर ग्रुप A1 है हमारे पास, ठीक है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनमें जो एक के बाद एक एलिमेंट होगा, यानी कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, इस तरह से अगर हम ले लें एलिमेंट्स तो हमारे पास इनमें क्या होगा कि ये देखें इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगी। एक प्रॉपर उससे इनका जो है एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ रहा होगा, ठीक है, एक प्रॉपर इंटरवल से इनके एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होगा। और हमारे पास सबकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जो सेम रहती हों, सही है, जैसे कि इनके तमाम के जो है वैलेंस शेल में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हमारे पास पीरियोडिसिटी का जो कॉन्सेप्ट आया था तो वो हमारे पास जो था वो पहली बार जो जिसने इंट्रोड्यूस कराया था वो हमारे पास न्यूलैंड ही थे, और इन्होंने ही बताया था कि पीरियोडिसिटी ऑफ इनकी वक्त में ही पीरियोडिसिटी जो है वो रिकग्नाइज़ की गई थी पहली मरतबा। तो ये इनकी एक अचीवमेंट थी जिसकी वजह से इनको डेवी मेडल भी मिला, जो उस वक्त शायद केमिस्ट्री की कोई अगर रिसर्च जो थी वो अगर मतलब लॉ बन जाती थी, कोई लॉ बन जाती थी तो उनको दिया जाता था एक खिताब। तो इनको भी जो है वो डेवी मेडल का एक खिताब दिया गया था, डेवी मेडल दिया गया था, ठीक है। और इनके जो, लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा कि हर चीज़, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो इनकी वही बात थी कि इन्होंने भी एक मिस्टेक कर दी थी, और वो मिस्टेक क्या थी वो हम इनके डीमेरिट्स में पढ़ते हैं। डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या था और डीमेरिट क्या था। तो इन्होंने क्या कहा था कि द आइडिया, इनका जो आइडिया था या जो इनकी जो लॉ थी वो फेल हो गई थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोबेल गैस के बाद जो 8th पे आ रहा था वो आ रहा था हमारे पास नियॉन, जो नोबेल गैस थी। तो इन्होंने कहा था कि नियॉन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो फिर रिजेंबल करनी चाहिए फर्स्ट से, यानी कि लिथियम से, जो कि नहीं हो रहा था। नियॉन जो थी वो नोबेल गैस थे और उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी लिथियम से टोटली डिफरेंट थी, बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। तो इनकी वो वही उनकी जो लॉ थी वो गलत हो गई थी साथ। तो इनका जो आइडिया था, द आइडिया वॉज फेल्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस, ठीक है। और जो दूसरा डीमेरिट था इनका वो क्या था हमारे पास, वो ये था कि इनकी खुद की जो लॉ थी वो सिर्फ 17 एलिमेंट पे एप्लीकेबल थी। इसके अलावा
जिसके बाद जितने भी एलिमेंट थे, यानी कि कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे उनके ऊपर इनकी लॉ एप्लीकेबल नहीं थी। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल टू फर्स्ट 17 एलिमेंट्स एंड फेल्ड वाइल डीलिंग बियॉन्ड कैल्शियम। तो अच्छा, इनकी जो डिस्कवरी थी, सॉरी इनकी जो लॉ थी वो फेल हो गई थी इन दोनों चीज़ों के बाद, यानी कि जैसे ही नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो इनकी लॉ फेल हो गई थी, और क्या कहते हैं कैल्शियम के बाद इनकी लॉ जो थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि जब हैवियर एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हुए तो वो उस पर एप्लीकेबल नहीं हो रही थी इनकी लॉ, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए थी। तो अच्छा, अब सबकी एक अच्छा पॉइंट होता है, सब एक आइडिया एक पॉइंट दे के जा रहे थे। जैसे डोबी-रीनर ने ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने पीरियोडिसिटी रिकग्नाइज करवाई थी, और इसी तरह इनके बाद आए थे मेंडलीफ ने बहुत ज़्यादा रिसर्च, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी उन्होंने उन्होंने बहुत ही बड़ी डिस्कवरी दी थी। मतलब वही वाली बात है कि जब आपको आइडिया मिल जाता है तो आप फिर उसको अच्छे से अच्छा कर सकते जी। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया मेंडलीफ के बारे में कि अब नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट थे वो मेंडलीफ थे, लेकिन मैं आप लोगों को उससे पहले बताती चलूँ कि मेंडलीफ के साथ साथ एक और भी साइंटिस्ट थे जो सेम टाइम पे सेम रिसर्च कर रहे थे जो मेंडलीफ कर रहे थे। और मज़े की बात ये कि दोनों जो थे वो बिल्कुल भी कोई दोस्त नहीं थे आपस में, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ से ताल्लुक़ रखते थे, और दोनों जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में रहकर सेम रिसर्च कर रहे थे, और जो कि पता भी नहीं था। जैसे कि दिमित्री मेंडलीफ जो थे वो रशियन केमिस्ट थे, और उनका भी टाइम पीरियड 1882 था जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे। और लॉथर मेयर जो है वो भी हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट थे, और उनका भी टाइम पीरियड सेम था, और दोनों की रिसर्च का टॉपिक भी बिल्कुल सेम था, एग्जैक्ट सेम था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो लॉथर मेयर थे उन्होंने जो है वो उन्होंने जो अपनी रिसर्च की थी वो जो रिप्रेजेंट की थी वो हमारे पास बाय ग्राफ के ज़रिए थी, पीरियोडिक टेबल की। और जो दिमित्री मेंडलीफ थे उन्होंने जो रिसर्च दी थी वो हमारे पास जो रिसर्च कर रहे थे वो एक पीरियोडिक टेबल के थ्रू उन्होंने पेश की थी अपनी लॉ को। ठीक है, और इनकी जो लॉ है उनको जाना भी जाता है मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के नाम से। ठीक है, तो इनकी लॉ को नाम भी दिया गया है। तो मतलब बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि दोनों की रिसर्च का टाइम पीरियड भी सेम था, दोनों की रिसर्च का टॉपिक भी सेम था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दिमित्री थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स देने में इनकी बनस्बत कामयाब हो गए थे, तो ये इतना ऊपर नहीं आ सके जितना मेंडलीफ मशहूर हो गए, लेकिन काम दोनों का सेम था, और बिल्कुल सही भी था। जितनी सक्सेस इनको मिली उतनी इनको भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन 2-3 बातों की वजह से जो वो दिमित्री मेंडलीफ जो थे वो बाजी ले गए, जैसे कहना चाहिए। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में। तो पहले मैं लॉथर मेयर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इनकी थोड़ी सी चीज़ है कि इन्होंने ग्राफ के ज़रिए किस तरह से एक्सप्लेन किया अपनी बात को। तो हम शुरू करते हैं। जैसे लॉथर मेयर जैसे इन्होंने बताया था, ग्राफ के ज़रिए मैंने थोड़ा बहुत इनका जो ग्राफ था वो बनाने की कोशिश की है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसका बस इनके बारे में थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि बुक में भी इतना ज़्यादा नहीं है इनके बारे में, और वैसे भी इनको इतनी ज़्यादा मतलब शोहरत नहीं मिली थी, इनकी काम पे रिसर्च पे इतनी ज़्यादा इनकी सक्सेस नहीं थी जितनी कि मेंडलीफ की हुई थी। ठीक है, तो हम इनके बारे में सिर्फ इनके ग्राफ से ही पढ़ेंगे कि इन्होंने, हालांकि दोनों की रिसर्च जो थी वो बिल्कुल सेम थी, दोनों का मतलब ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं थे, दोनों अलग अलग जो है वो ज़बानें रखते थे, अलग अलग ज़बान बोलते थे, और अलग अलग मुल्कों से ताल्लुक़ था, लेकिन जो है फिर भी उनका काम जो था वो सेम था बिल्कुल। बस इन्होंने शो जो था उसको ग्राफिकली किया था, और उन्होंने जो शो किया था वो उसको टेबल के ज़रिए किया था। तो हमारे पास जो इन्होंने ग्राफ बनाया था वो कुछ इस तरह से था, और मैं अगर मुझे ओरिजिनल ग्राफ की पिक्चर मिली तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी इसी वीडियो में। तो इनका जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से था, और इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो कुछ इस तरह से थी कि इन्होंने एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम रखा, और वाई एक्सिस पे इन्होंने एटॉमिक वेट को रखा। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने अजीब से, मतलब आप ये देख सकते हैं कि ग्राफ बनाया इन्होंने, और इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जितनी भी पीक्स आ रही थी ना ग्राफ की, जितनी भी पीक्स थी उन पीक्स पे इन्होंने ग्रुप 1A के, मतलब कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को रखा था, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इस तरह से इन्होंने रखा था पीक्स पे। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि जो इंक्रीजिंग पीक्स थी, मतलब इंक्रीजिंग जो लाइन जा रही थी उस पे जो है इन्होंने मतलब हेलोजन्स को रखा था, यानी कि रेड से देखे मैंने हेलोजन को शो किया है। और जो डिक्रीजिंग, यानी कि डिक्रीजिंग लाइन थी, वहाँ पे इन्होंने जो थे वो मैग्नीशियम, जो दूसरे वो थे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इन सब को रखा था, ठीक है। तो ये जो मतलब कुछ इस तरह की इनकी डिस्कवरी थी, और इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था अपनी बात को कि इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ज़रिए, इंक्रीजिंग पीक्स के ज़रिए इन्होंने बताया था कि इस तरह से जो है वो इनकी जो लॉ स्टेटमेंट थी वो भी मैं आपको बताती हूँ कि एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो इन्होंने भी यही कहा था कि जो एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर पोजीशन पे, यानी कि जो पीक्स पे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, ठीक है। जो डिक्रीजिंग पीक्स, मतलब जो डिक्रीजिंग लाइन पे हैं उनको, सॉरी इंक्रीजिंग लाइन पे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, और जो डिक्रीजिंग लाइन पे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। और इनकी स्टेटमेंट भी मैं यहाँ कहीं साइड पे लिख देती हूँ, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन, ये स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ उनकी यहाँ पे। सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ये इनकी स्टेटमेंट आ गई यहाँ पे, और बस इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इनका ग्राफ था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि जो पीक्स पे हैं उनको उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं आपस में। तो बस इन्होंने यही एक्सप्लेन किया था। और अब हम चलते हैं मेंडलीव की तरफ कि उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेनेशन दी।